अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत इस वक्त सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान को निशाना बना रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ एक तवील तरीन जंग जीतने वाला मुल्क पाकिस्तान, जिसने हजारों जाने कुर्बान की, जिसने अरबों नहीं खरबों डॉलर्स का नुकसान करवाया, या इस जंग को अरबों नहीं खरबों डॉलर्स का नुकसान करवाया, या इस जंग को जीतने के लिए और एक बार फिर हम इसी तबाही के दहाने पर आ खड़े हुए हैं। आज दुश्मन ने एक बार फिर पेशावर को टारगेट किया। आज दुश्मन ने एक बार फिर एक तालीमी इदारे को अपना हदफ बनाया। आज फिर दुश्मन ने हमारे बच्चों को निशाना बनाया। आज दहशतगर्दों ने एक बार फिर फूलों के शहर में हमारे फूल जैसे बच्चों को निशाना बनाकर एक बार फिर एपीएस वाक़े के जख्मों को ताज़ा कर दिया। ये पेशावर धमाके में तबाही के मनाजिर हमें कुछ याद दिला रहे हैं। अगर हमने आज पेशावर के धमाके से दुश्मन की मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी को भांपने में देर कर दी, अगर हमने सफाक और चलाक दुश्मन की अय्यारी और मकारी का बरवक्त जवाब ना दिया, तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारा भी वही हाल हो सकता है जो लिबिया, इराक, शाम या अफगानिस्तान का हुआ। वो मनाजिर हमें भी खुदा न खासा देखने पड़ सकते हैं जो इन जैसे कई ममालिक में दिखाई देते रहे हैं। नाज़रीन, अगर आज भी किसी को शक है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम बनाने के लिए हमारा दुश्मन चाल नहीं चल रहा है, तो वो अहमकों की जन्नत में रह रहा है। और अगर कोई दुश्मन की इस चाल का इल्म होते हुए भी अलर्ट नहीं है, तो वो नालायक और नाअहल ही नहीं बल्कि कौमी मुजरिम भी है। दुश्मन इस वक्त हमारे खिलाफ एक खतरनाक जंग लड़ रहा है, जिसका वो ऐलान कर चुका है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल सरेआम कह चुके हैं कि अब न्यू इंडिया डॉक्ट्राइन के तहत जहां से खतरा होगा वहां उस मुल्क को मैदान जंग बना दिया जाएगा। यह खुली धमकी अजित डोवल कई बार दे चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि तरक्की करता हुआ और आगे बढ़ता हुआ जमहूरी, सियासी और इकोनॉमिक तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान भारत के लिए किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। चालाक दुश्मन हमारी कमजोरियों से फायदा उठा रहा है। जब पाकिस्तान में सियासत इस अंदाज से हो रही हो कि जिससे रियासत कमजोर हो, जब एक दूसरे को गद्दार के ताने दिए जाते हों, जब हमारे सियासी लीडर्स एक दूसरे के खिलाफ इस हद तक चले जाएं कि जहां से वापसी का रास्ता ना हो, तो हमें तैयार रहना चाहिए कि दुश्मन वार करेगा। जब हमारे वजीर आजम अवाम के मसाइल को हल करने के बजाय अपने सियासी हरीफों के खिलाफ कार्रवाई पर सारी तवज्जो मरकूज कर दें, तो हमें तैयार रहना चाहिए कि दुश्मन वार करेगा। जब अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही हो, हुकूमत इंतजामिया से काम लेने के बजाय टाइगर फोर्स पर इंहिसार कर रही हो, और वजीर आजम की बार बार वार्निंग के बावजूद हुकूमत बाजारों में अशिया की मसनूई किल्लत और बढ़ती कीमत कंट्रोल करने में नाकाम और माफिया बेलगाम हो, तो हमें तैयार रहना चाहिए कि दुश्मन वार करेगा। जब ऑपोजिशन सियासी जलसों में अपनी तकारीर के दौरान जोश में होश खो बैठे और सियासी रहनुमाओं में फसील इतनी तवील हो जाए कि सियासी जमातों की अंदरूनी और बैरूनी कशमकश और आपसी चपलकश इस हद तक पहुंच चुकी हो कि इंतशार और खलफशार पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जा पहुंचे, तो हमें तैयार रहना चाहिए कि दुश्मन वार करेगा। जब हमारे वो दरीना दोस्त जो हर अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहे और बदतरीन मुआशी बहरान से हमें निकालने के लिए सामने आते रहे हों, और अब हमारे उन दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में वाज़े खलीज दिखाई दे रही हो, तो हमें तैयार रहना चाहिए कि दुश्मन वार करेगा। नाज़रीन, भारत में बीजेपी की हुकूमत को भारत में कारकर्दगी के एतबार से बदतरीन हुकूमत कहा जा रहा है। कोरोना ने तबाही मचाई और मोदी सिर्फ नारे ही लगाते रहे। मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। जब मोदी की इंतहा पसंदाना सोच से भारत का वजूद खतरे से दो चार और अवाम मुसीबतों की शिकार हो, और इस तमाम की जिम्मेदार मोदी सरकार हो, FATF में जब भारत के बयानिए को पाकिस्तान के खिलाफ शिकस्त उठानी पड़े, तो दुश्मन अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए, अवाम की तवज्जो हटाने के लिए सरहदों पर कशीदगी बरकरार रखे, तो हमें तैयार रहना चाहिए कि दुश्मन वार करेगा। हमें पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और समाजी इत्तेहाद के लिए अपने वजूद और बका की जंग की खातिर तमाम इख्तिलाफात को भुलाकर कौमी बयानिए के लिए मुतहद होना पड़ेगा। एक दूसरे को गद्दार कहना बंद करना होगा, क्योंकि ये सियासत, ये कुर्सी और ओहदे तब तक हैं जब तक पाकिस्तान है। इस हवाले से तफसील से बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पेशावर में आज सुबह पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की, और जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 8 अफराद जाँ बहक और तकरीबन 112 अफराद जख्मी हो चुके हैं। लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल पर हम सियासी एक नज़र डालें,
तो हुकूमत जो है वो एक जगह पे अपनी ऑपोजिशन रहनुमाओं को ये कहती है कि जनाब इनके ताल्लुकात भारत और इजराइल के साथ हैं, जबकि ऑपोजिशन का ये कहना है कि ये जो कुछ भी हुआ है इसकी वजह यह है कि हुकूमत का ध्यान पूरी तरह सिर्फ ऑपोजिशन पे है और बाकी मामलात पे नहीं है। ये डिवीजन है हमारी हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान जो अभी तक चल रही है इस वाक़े के बाद भी। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। वफाकी वजीर इत्तलात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं सबसे पहले शिबली फराज साहब के पास जाना चाहूंगा। शिबली साहब, ये जो कुछ भी सूरत हाल सर हम देख रहे हैं, बड़ी इररिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट्स इस वाक़े से पहले भी और इस वाक़े के बाद भी देखने में आ रही हैं। कितना पोलराइज है इस वक्त पाकिस्तान, ये किस जगह पे खड़े हुए हम लोग इस पर? देखिए मंसूर, मेरा ख्याल है कि जो रिस्पॉन्सिबल और जो सबसे खतरनाक स्टेटमेंट्स हैं वो हुकूमत तो नहीं दे रही है। वो तो पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से नारे बुलंद होते हैं कि बलूचिस्तान को आजाद करो, और वहाँ पे उधर जो बैठे हुए हैं उनमें से न कोई उसकी मज़ामत करता है ना उसकी तरदीद करता है। तो जाहिर है कि इसका मतलब ये है कि वो इस नारे को ओन करते हैं by just remaining quiet, वो उसको ऑन करते हैं। तो अब अगर ऐसी सूरत हाल होगी जहाँ पे कि आप अपने इस प्लेटफॉर्म को यूज करें, आप एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट बताएं कि अगर आपके मुल्क के इदारे अंडर अटैक हों, और हमारे दुश्मन का यही बयानी हो, हम ये नहीं कह रहे कि ये जो बयानिया है ये किसका है, ये हमारे दुश्मनों का है, इंडिया का है। वो नहीं कहते हैं कि बलूचिस्तान में और कितनी फोर्सेस लगी हुई हैं बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो गई। लेकिन मुझे तो ये हैरत होती है कि हाउ कैन ये जो किस तरह से ये जो ऑपोजिशन है वो किस तरह से इस नारे को ऑन करती है, वो इदारों पे अटैक ऑन करती है, वो जुडिशरी को ऑन वो करती है, डिस्क्रेडिट करती है, वो आर्म फोर्सेस को डिस्क्रेडिट करती है। तो ये इररिस्पॉन्सिबल क्या है, बल्कि दीज आर, ये आर्टिकल 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियरली उसमें लिखा हुआ है। अगर ये उसकी ब्लेटेंट वायलेशन करते हैं एंड समवन जो कि एक कानून से भागा हुआ शख्स है, जिसके ऊपर सीरियस करप्शन के न सिर्फ चार्जेस हैं बल्कि कन्विक्शन है, वो बाहर की दुनिया में बैठ के, बाहर की सरजमीन पे बैठ के और अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ बात करता है, जबकि उसको यहाँ पे वापस आके कानून के सामने जवाब होना चाहिए। तो किस चीज की कंडेमनेशन क्यों नहीं हो रही है? बनिस्बत हम तो हुकूमत है, हम तो फैसिलिटेट किए, हमने कहा कि आप जलसे करें, पॉलिटिकल एक्टिविटी की आप करें, आप मुल्क के इश्यूज की बात करें, लेकिन उन्होंने तो इस पूरे उसको इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने तब्दील कर दिया है अपने ही मुल्क के खिलाफ बातें करने की। यू थिंक कि ये हुकूमत और उसका कंपैरिजन मुनासिब है मंसूर, जो कि आपने भी कहा कि जी दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। व्हाई नॉट? व्हाट डू यू थिंक एज अ जर्नलिस्ट, व्हाट डू यू थिंक कि ये जो बातें अपोजिशन कर रही है, जो खास तौर पे उन्होंने क्वेटा के जलसे में की है, यू थिंक कि ये कोई शिबली साहब, इसमें एक आप, क्योंकि अब आपने मुझसे मेरा पर्सपेक्टिव पूछा है, जो बात क्वेटा के जलसे में हुई है वो नूरानी साहब का आप जिक्र कर रहे हैं बलूचिस्तान के हवाले से। उन्होंने आके उसकी क्लियरेंस दी, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, उन्होंने कहा कि जनाब वो स्लिप ऑफ टंग था, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, वो मेरा मतलब नहीं था, मेरी बात को जो है वो ट्विस्ट कर दिया गया, और उस पे उन्होंने माजरत भी कर ली है। बात काफी तक खत्म हो गई। आप प्ले करें बात को, किस तरह ट्विस्ट किया, आपके पास क्लिप्स होंगे, आप प्लीज प्ले करें, जरा आवाम को नजर आ जाए कि हम गलत कर रहे हैं, कंफ्यूजन है। पीडीएम के किसी उसने एक सेकंड के लिए अगर हम मान लेते हैं, पीडीएम के किसी भी लीडर ने उसके बाद जो सब्सिक्वेंट तकरीरें हुई, किसी ने उसने मौलाना तक, किसी ने उसको डिसोन किया, किसी ने उसमें ये कहा उस जलसे में कि आपने ये आपकी स्लिप ऑफ टंग हो गई है तो आप आके वजाहत करें। इस तरह तो नहीं हो सकता कि जी वो उसकी आके वजाहत दे दे और पूरी दुनिया को आपने दिखा दिया है कि जी आप बलूचिस्तान, आजाद बलूचिस्तान का नारा आपने लगा दिया है। अच्छा, तो शिबली साहब, आप मतलब जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, मैं सुनाना चाहूंगा आपको, प्राइम मिनिस्टर ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर ऑपोजिशन के रहनुमाओं के हवाले से क्या बात की है। नाज़रीन, ये प्राइम मिनिस्टर ने एक, मैं जरा सुन लीजिएगा एक सर मैं देखें, ये आप क्लिप अलग ही में दिखाएं, प्राइम मिनिस्टर का बाद में दिखा दीजिएगा, ये क्लिप दिखाएं जिसमें कि उसने कहा है बलूचिस्तान की आजादी का। नहीं सर, वो मैं तो खुद आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, उन्होंने कहा है, आप सही कह रहे हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने, शिबली साहब कहा है, आपकी बात दुरुस्त है, मैं उसमें कोई आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा कि उन्होंने नहीं कहा, वो पूरी दुनिया ने सुना कि उन्होंने कहा है। मैं सिर्फ, मेरा सवाल एक्चुअली कुछ और है,
जरा प्राइम मिनिस्टर की बात सुन लीजिएगा। मैं चाहूंगा आप उसके ऊपर जरा बात कर लीजिए कि क्या आप भी यही बिलीव करते हैं। जरा सुनिएगा प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं ऑपोजिशन के रहनुमाओं के हवाले से, सुनिएगा जरा। ये शिबली साहब, प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग कि हिंदुस्तान और इजराइल के साथ ये लोग मिले हुए हैं। आप मतलब यानी कि मिले हुए हैं, ये नहीं है कि बयानिया कोई एक जैसा है या इनकी बात जो है वो उससे एग्री करते हैं। मिले हुए से मुराद है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ ये लोग सारे काम कर रहे हैं और ये हमारे दुश्मन ममालिक के साथ मिले हुए हैं। इन्होंने जो क्वेटा के जलसे में दे हैव प्रूव्ड द प्राइम मिनिस्टर राइट। जी जी, कि देखिए प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है, तो ये तो उनके जो जलसे से पहले ये बात हुई थी। अब अगर उन्होंने प्रूफ कर दिया, प्राइम मिनिस्टर की ने जो कहा था उसको प्रूफ कर दिया। ये देखें, एक दिन जुम्मे के दिन इंटरव्यू होता है प्राइम मिनिस्टर का और इतवार के दिन वो अपोजिशन अपने जलसे में प्राइम मिनिस्टर के मौकफ को उसको इंडोर्स करती है। ठीक, उसका आप सीक्वेंस देखें ना कि जुम्मे को प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटरव्यू दिया और इतवार को ये जलसा हुआ। तो अब आप अवाम फैसला करें कि ये उन्होंने सही कहा था या गलत कहा था। ठीक है। मियां जावेद लतीफ साहब, ये आपने शिबली साहब की बात सुनी। उनका एक बड़ा मेजर कंसर्न है कि उस दिन उस जलसे के अंदर जो कुछ कहा गया, उसके अंदर जो बलूचिस्तान के हवाले से नूरानी साहब का कमेंट आ गया, उसके बाद जितनी भी तकारीर हुई किसी ने भी उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं कही, किसी ने उसके हवाले से अपना रद्द-ए-अमल नहीं दिया, जिसकी वजह से ये इतने संगीन इल्जामात जो हैं वो अपोजिशन की तरफ लग रहे हैं। नहीं देखें मंसूर अली खान, बात सीधी सी है। मैं उस जलसे में मौजूद था, कोई ऐसी बात किसी शख्स ने नहीं की। अवैस नूरानी साहब से जो अल्फाज निकले उनकी वजाहत उन्होंने कर दी। इसके बावजूद भी कोई नहीं मानता तो किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की किसी पाकिस्तानी को ज़रूरत नहीं है। मगर आप वो तो वजाहत कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, एक क्लिप इनको ये भी सुनवाएं। मुझे शिबली फराज साहब से मेरा बड़ा अच्छा तल्लक है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि जिस तरह शिबली फराज साहब उनकी वकालत कर रहे हैं इस तरह करेंगे। मगर मेरी इनकी खिदमत में ये गुजारिश होगी कि इनको वो क्लिप सुनवाएं जो नवाज शरीफ के दौर में इमरान खान साहब कहा करते थे। जब कोई पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी होती थी तो वो कहते थे कि नवाज शरीफ की हमदर्दी में जब भी कौम जो है नवाज शरीफ के खिलाफ निकलती है तो इंडिया जो है या लाइन ऑफ कंट्रोल पे धमाके करता है, सर वो एक्चुअली या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। वो एक ट्वीट है और आज तक उसकी वजाहत एक मिनट सुन लीजिएगा, माफी नहीं मांगी। ये सब वो ना एक ट्वीट है और उसका प्रिंट मेरे पास मौजूद है। अगर आप, मैं जरा नाज़रीन को दिखा दूं कि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त ने तो उस वक्त उन्होंने बात की थी। नाज़रीन ये है, इमरान खान साहब ने 2018 में ये कहा था कि बिगिनिंग टू वंडर व्हाई व्हेनेवर नवाज शरीफ इज इन ट्रबल देयर इज इंक्रीजिंग टेंशन अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर्स एंड अ राइज इन टेररिस्ट एक्ट्स, इज इट अ मेयर कोइंसिडेंस। ये इन्होंने 2018 में नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा था कि जब भी उनको कोई मसला होता है तो या तो बॉर्डर के ऊपर टेंशन हो जाती है या दहशत गर्दी के वाकयात बढ़ जाते हैं। ये इमरान खान साहब ने 2018 में फरमाया था। मियां साहब आप बात कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन मंसूर अली खान, मैं इसके बावजूद भी आज भी ये कहने को तैयार नहीं हूं कि कोई भी पाकिस्तानी इंडिया के साथ घटिया और बगैरती का कोई फेल कर सकता है अपने पाकिस्तानियों के खिलाफ। मगर मुझे शिबली फराज साहब सिर्फ इस बात का जवाब दे दें। वो तो कोट कर रहे हैं कोयटा के जलसे को, तो जो नवाज शरीफ ने बात की थी जिस पर इनको गद्दार कहा गया, जिस पर इनको बागी कहा गया, तो वो कह रहे थे आइन कानून की बालादस्ती में अगर अदारे चलेंगे तो अदारों की भी इज्जत होगी और पाकिस्तान में भी बेहतरी आएगी। तो अगले दिन जो इन्होंने कराची में किया, मुझे ये बताएं कि एक अदारे का सरबराह एक सूबे में जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करता है, उसका सरबराह अगर अगवा हो जाएगा तो कोई इंडिया को खुश करेगा या इंडिया को नाराज करेगा? फिर बातें पाकिस्तान से बाहर होगी या नहीं होगी? मुझे ये बताएं, इसकी आज तक वजाहत आई हुकूमत की तरफ से? हुकूमत वक्त ने आज तक ये कहा कि ये एक मुजरमाना फेल है
ये एक स्टेट से अबव स्टेट कोई काम कर रही है, लेकिन मियां साहब क्या ये ज्यादती नहीं है? ऐसा करके मियां साहब क्या ये, इन्होंने माफी एक सवाल, मियां साहब एक सवाल, क्या ये ज्यादती नहीं है कि वाकया, पहली बात तो उसकी तहकीकात हो रही है, दूसरी बात ये वाकया सिंध में पेश आता है, दहशतगर्दी का वाकया केपी के अंदर, पेशावर के अंदर होता है, इन दोनों वाकयात को जोड़ देना, और आज दिन भर ऑपोजिशन के रहनुमा जो हैं इस सारे मामले को सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से भी कहते रहे, हुकूमत के ऊपर भी ये कहते रहे कि जनाब ये ऑपोजिशन के पीछे पड़ी हुई है, अगर ऑपोजिशन से ध्यान हट जाता तो शायद इस तरह के वाकयात ना होते। ये दोनों चीजों को आपस में किस तरह जोड़ा जा सकता है? मैं एक मंसूर अली खान, मैं एक पाकिस्तानी हूं, मेरा ये वतन है, मैं यहां पैदा हुआ, मैंने यहीं मरना है, मगर मुझे ये हक हासिल है, मुझे मेरे से कोई ये हक छीन नहीं सकता कि मैं जो देख रहा हूं उस पर अपनी जुबान ना खोलूं। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर आज जो कुछ हो रहा है, मुझे ये बताएं कि एक सिक्योरिटी थ्रेट की बात की जाती है कि जनाब कोयटा में भी होगा, पेशावर में भी होगा, फलां जगह भी हो सकता है, इस तरह के नोटिस जो हैं वो सैकड़ों हजारों रोजाना की बुनियाद पर निकलते रहते हैं। मगर मुझे ये बताएं कि क्या इंटेलिजेंस अदारे हमारे जो हैं क्या इस पोजीशन में हैं या नहीं हैं, या खुदा ना खास्ता जो हमारा दुश्मन है वो 4 दिन पहले, 4 हफ्ते पहले अगर हमें वार्न करता है, अगर हमें थ्रेट देता है, तो हमारे इंटेलिजेंस अदारे इस पोजीशन में हैं, हमें इस बात पर फख्र है। मगर बदकिस्मती से अगर वो इलेक्शन चुराने के लिए लग जाएं, वो हमें वॉच करने पर लग जाए, और जो उनका असल काम है हुकूमत वक्त उनसे वो ना ले बल्कि वो काम ले जिससे वो अपने मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाए, जिससे अदारे कमजोर हों, जिससे अदारों पर पाकिस्तानी कौम की उंगलियां उठें, मुतनाज़ा बना दिए जाएं अदारे। तो फिर मुझे ये बताएं कि ऐसे अफसोसनाक वाकयात जो हो रहे हैं, मेरे भाई थे, मेरे बेटे थे जो आज शहीद हुए हैं, जो आज जख्मी हुए हैं, मगर खुदा के लिए कब तक हम मजम्मती करारदादे मंजूर करते रहेंगे? भाई बात तो सीधी सी है मंसूर अली खान कि मेरे और आपके आका नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई बेहुरमती करे, 8 दिन पहले ये वाकया होता है, तो हुकूमत वक्त को ये हिम्मत नहीं पड़ी कि ज्वाइंट सेशन बुलाए और उसकी करारदाद मजम्मत पास करे। 8 दिन बाद इनको ये आ जाता है। और दूसरा मुझे ये कहना है मंसूर अली खान, एक सेकंड मंसूर अली खान सर मेरी बात सुन लीजिए, मुकम्मल हो लेने दें। जी जी। मैं एक गुजारिश कर दूं कि कभी ये होता था कि कश्मीर में कोई एक मुसलमान का खून गिरता था तो पाकिस्तानी कौम एहतजाज के लिए बाहर आ जाती थी जी। आज मैं दुख से यह कह रहा हूं कि हुकूमत वक्त से लोगों का इस कदर इत्मीनान उठ गया है कि मैंने कहा कि तौबा नौजुबिल्ला, ये रहती दुनिया तक किसी को ये मजाल नहीं है कि वो ऐसी कोई हरकत कर सके। मगर ये एक वाकया होता है, आपको 8 दिन होश नहीं आती और लोग भी इसलिए बाहर नहीं आते। मुझे एक ब्रेक लेनी है, मुझे ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, वही ब्लेम गेम का सिलसिला, एक दूसरे पे इल्जामात का सिलसिला, ये जो कुछ भी हो रहा है ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। इदारा इस सिलसिले में क्या सोच रखता है, और ऐसी सारी सूरत हाल के ऊपर जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर इल्जामात भी लग रहे हैं और उन पर जिम्मेदारियां भी हैं कि इस मुल्क की हिफाजत उन्होंने करनी है, तो दिफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शुएब साहब इस सिलसिले में क्या सोच रखते हैं, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पेशावर में आज सुबह होने वाले वाक़े के सिलसिले में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन का मौक़िफ़ आपने सुन लिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा भी ये सारी सर गुफ्तगू आपने सुन ली है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात का सिलसिला तो जारी है, लेकिन एक जगह पे जहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट हो और उसके बाद पूरी सियासी सूरत हाल को अगर आप देखें, सर क्या मोराल होगा इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस का, किस तरह वो सोच रहे होंगे? एक जगह उन्हें कहा जाता है कि जनाब ये लोग जो हैं वो इलेक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से मियां जावेद लतीफ साहब जो कुछ कह रहे थे, और दूसरी जगह जो है उन्हीं के ऊपर जो है वो ब्लेम गेम भी होती है जब सियासी जलसे होते हैं। क्या सोच होगी सर इस वक्त उनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख है कि इलेक्शंस में हारने वाला इलेक्शन में
अपनी करतूत नहीं देखता, अपनी हार मानता नहीं और दाएं बाएं पे इल्जाम फेंकता है। ये हमारी तारीख है। लेकिन इस दफा ये इंतहाई बेशर्मी के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व किया गया। क्या बाजवा साहब किसी के घर गए थे कहने के लिए कि जनाब हमसे इलेक्शन करवा दें? इलेक्शन करवाने का काम आइंदा नाम से करवाएं आप। लेकिन ये कहना कि आप सारा कुछ जो है वो इसी वजह से, मैंने सैकड़ों लोगों से कराची में बात की, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान कुछ परफॉर्म करता या नहीं करता, लेकिन जिन पार्टियों को 3-3 दफा मौका दे चुके हैं, क्या हमारे पास फर्ज है कि चौथा भी उन्हीं को दे? हम क्यों नहीं किसी और को आजमा देते? ये क्यों नहीं हकीकत समझते? और जिस काम पे ये लगे हुए हैं ये इतना नॉन प्रोडक्टिव और इतना डेंजरस है कि आप आके ये वो लाइन क्रॉस कर रहे हैं, इसमें बार बार एक थ्रेशोल्ड अपना क्रॉस कर रहे हैं अपने जोश में, जो पता नहीं लगता कि उस वक्त आप क्या कह रहे हैं। अब आप देखिए अवैस नूरानी सफाइयां पेश कर रहा है, लेकिन जो मुंह से निकल गया। भारतीय मीडिया तो वो चलाता रहा है। सो ये काम जिस पे लग गए हुए हैं, ये इनको समझना चाहिए कि ये इंतहाई गलत और मुल्क के लिए नुकसानदेह है। समझने की बात यह है कि किसी को गद्दार हम कहें ना कहें, कोई किसी से पीछे इंडिया से मिला हुआ या नहीं मिला हुआ, लेकिन जो इंडिया करना चाहता है अगर आप वही कुछ करके दे रहे हैं तो मैं उसको क्या समझूं? उसको आप कोई लबादा चढ़ा लें, आप गद्दार ना कहें, लेकिन उसको जो कर रहा है काम वो उसको पता है कि गद्दारी का है। क्योंकि जब आप अपने मुल्क की जड़ों को खोखला करना शुरू करते हैं तो वो मसला बन जाता है। आप अगर पूछ लें, मियां साहब अभी फरमा रहे थे कि सब अदारे अपना अपना काम करें, और जो अगर अदारे अब सिक्योरिटी का काम करेंगे तो वो फिर इनके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मसला आ गया है। अब आपको इंटरनल थ्रेट आ गई है, आपकी आर्मी, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट के खिलाफ उन्होंने दोनों में आपका दिफा करना है। अगर आप इंटरनल थ्रेट बनना शुरू कर देंगे तो आपको समझना चाहिए कि आप किस डोमेन में जा रहे हैं। तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूं इसमें वो ये है कि अगर आप सिर्फ आईनी कामों को देखें तो कौन सा आईनी काम आप लोग करते हैं? मियां साहब ने अपने पनामा के केस में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जाली कागजात जमा कराए, ये आइन ने बताया था उनको, और जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हल्ला बोला था वो आइन में लिखा हुआ है, और जो सुप्रीम कोर्ट में बगावत आपने कराई वो आइन में लिखी हुई है, और जो आप गुलाम इसहाक को क्या कहे थे कि मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लेता वो आइन में लिखा हुआ है, और अब जो आपने डॉन लीग की या सिरिल अल्मेडा को दिया जो इंटरव्यू वो आइन में लिखा हुआ था कि इस तरह के काम करें आप जिससे अपने मुल्क की जड़ें खोखली हो। आप क्या करते हैं? ये आइन है। आप आइन की वायलेशन करते हैं और दूसरों से डिमांड करते हैं कि आइन आज आपको आर्मी को इजाजत देता है कि इंटरनल थ्रेट को प्लग इन करें। जनरल साहब इससे क्या मुराद है? ये जनरल साहब इससे क्या मुराद है इंटरनल थ्रेट को प्लग इन करें? इससे क्या मुराद है आपकी? इससे मुराद ये है कि उनको अगर ये थ्रेशोल्ड ऐसा नजर आया कि इससे अल्टीमेटली, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि 5th जनरेशन वॉर शुरू है, आप अपने मुल्क में इतनी अनारकी पैदा ना करें कि आपके अपने अवाम या तो बेहद मायूसी का शिकार हो जाएं या वो ये समझें कि हमारा मुल्क जो है ये अब बिल्कुल किसी काबिल नहीं रहा और भारत को जो कुछ करना चाहिए आके या किसी और को। वो तो लगे हुए हैं इस काम पे, ठीक, आप उसका मजाक उड़ाते हैं लेकिन आप समझते नहीं है कि ये कितना सीरियस काम आप कर रहे हैं। ठीक है सर। तो बात ये है कहने की कि होश के नाखून लेने चाहिए। मैं इसमें हुकूमत को बराबर का जिम्मेदार समझता हूं। इनकी जिम्मेदारी थी कि आप एंगेज करके रखते ऑपोजिशन को और पहले दिन से उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करते। ये कहना कि ऑपोजिशन चोर है हम बात नहीं करेंगे, भाई वो इलेक्ट होके आए हैं, वो आपके सिस्टम का इंतहाई अहम हिस्सा है। मैं जनरल साहब आपकी इस सजेशन को मैं एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना चाहता हूं। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड सजेशन अगर ये आपकी तरफ से आ रही है। मैं शिबली साहब, क्यों नहीं हो सकता डायलॉग सर? बातचीत क्यों नहीं हो सकती? आए, अगर अभी भी मसला हल हो सकता है, सड़कों पे ये मामलात ना हल हो, इन लोगों के जलसे जुलूस आज ही बंद हो जाएं। ये लोग खुद ग्रैंड डायलॉग की बात करते हैं, ग्रैंड आपस में रिकंसिलिएशन की बात करते हैं। आइए बैठ के बात करें, मसाइल को हल करें, पाकिस्तान को एक करें। ये एक आम सूरत हाल में बिल्कुल बड़ी मुनासिब सी बात है, और हम सियासी लोग हैं और हम सियासी जद्दोजहद के तहत हम असम्बलियों में आए हैं। ये नहीं है कि हम वैसे कहीं आसमान से बैठ के तो आ गए। हमें पता है कि हमारी हैसियत एक जमहूरी हुकूमत, हमारी क्या जिम्मेदारी है। अब आते हैं बात पे कि उनके साथ नहीं बैठ के बात क्यों नहीं की जाती। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा कि अपोजिशन के साथ हर मामला पे बात हो सकती है, मां सिवाय कॉम्प्रोमाइज ऑन करप्शन। अब आप मुझे ये बताएं कि जब अपोजिशन है, उनका तो पॉइंट ही एक है, वो तो सिर्फ उनका इशू ही एक है
जिस तरह के हम अकेले खड़े हुए हैं और ये सारे इकट्ठे हैं। पहले भी जब ये हुकूमत में थे, ये इकट्ठे थे और हम अकेले थे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो हमारा जो बुनियादी स्लोगन है, हम उस पर कंप्रोमाइज कैसे कर सकते हैं? हमें लोगों ने इलेक्ट किए इसी बात पे कि हम आके तो अकाउंटेबिलिटी करें। अब एक बजाय इसके कि ये बहस इस पे हो, बहस तो इस पे होनी चाहिए कि एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो कि गैर में बैठा हुआ है और वो मुल्की इदारों के खिलाफ गोलाबारी कर रहा है, आर्टिकल 19 की ब्लेटेंट वायलेशन हो रही है कि एक तरफ कानून की ये बात कर रहे थे जावेद लतीफ साहब, कानून की ब्लेटेंट वायलेशन है जस्ट बिकॉज आप इलेक्शन हार गए, जस्ट बिकॉज आप जवाब नहीं देना चाहते हैं जो सवाल आपसे किए गए हैं, तो आप जो है तो नैरेटिव किसी और तरफ शिफ्ट कर देते हैं। आपने तो ये तो चाहते ही नहीं है कि इस तरह की स्टेबिलिटी हो, ये तो पहले दिन से ही ये थी कि हुकूमत फेल है। तो ऐसे मौके पे आप अगर ऑपोजिशन को अगर रीजनेबल, आप देखें इन्होंने जो है फेडरल के बिल को किस तरह से मंसूख किया, इसके साथ कि अपने नैब में इनको एनआरओ दे दिए जाए। अब कहते हैं एनआरओ क्या होता है, ये आपको फिजिकली हम दिखा सकते हैं और वो आम फिर रही है। जो सजेशंस इन्होंने दी थी उस नैब लॉ को चेंज करने की, और वो उन्होंने ट्राई किया था कि आप फेडरल के बिल को हम तब अप्रूव करेंगे जब आप हमारे ये वाली अमेंडमेंट्स मांगे। अब ऐसी अपोजिशन के साथ हमारे पास क्या वो रह जाता है, स्कोप रह जाता है, मार्जिन रह जाता है जिसमें कि हम इनके साथ नेगोशिएट करें। असल चीज क्या है, वो है रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करते हैं तो आप तो भागे हुए हैं, जो रोल आपकी सारी फैमिली वहां पे है, आपसे लॉ ये जो भी अथॉरिटीज हैं उनका हक नहीं बनता अदालत कि आपसे पूछे कि जी असासे आपने बनाए हैं। अगर कल मंसूर अली खान एक लैंड क्रूजर में आ जाए जो कि 7 करोड़ की हो, और उसे पूछा जाए कि मंसूर साहब आप ठीक है बड़े फेमस वो एंकर हैं, लेकिन ये बताइए आपने कैसे खरीदे, आप कहें कि नहीं जी ये तो आप जर्नलिस्ट पे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है वो आप दबा रहे हैं। This is exactly like that. मैं शिबली साहब आपकी इस बात के साथ आपने बड़ी एक खूबसूरत बात की है। मैं आ रहा हूं सर, मैं जनरल साहब आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं जनरल साहब। शिबली जवाब दे दें उसका। मैं जनरल साहब आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं सर, जनरल साहब मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, मैं सर सवाल लेता हूं आपका जनरल साहब, मैं आ रहा हूं। मैंने सिर्फ एक कमेंट करना है, मुझे बड़ा अच्छा लगा शिबली साहब ने ये जो कमेंट किया है ना। अब ये भी एक वजीर इत्तलात है और मैं भी एक एंकर हूं। मेरी शिबली साहब आज आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपसे खुद ऑन एयर नेशनल टेलीविजन पे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, खुदा के लिए पाकिस्तान के तमाम एंकर्स के असासे चेक करना शुरू करें। और ये मैं आपको ऑन एयर बात कह रहा हूं, बड़े से बड़ा एंकर हो, किसी भी चैनल से ताल्लुक रखता हो, उनके असासे चेक करना शुरू करें ताकि पता लगे कि पिछले 20, 25, 30 साल में पाकिस्तान के सहाफियों ने या एंकरों ने कितना पैसा बनाया और किस तरह पैसा बनाया। और मैं ऑनर आप, बिकॉज आप वजीर इत्तलात हैं और आपने बड़ी अच्छी सजेशन दी है, खुदारा इसका आगाज मुझसे कीजिएगा, मैं खुद आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, माशाल्लाह यू आर एन आउटस्टैंडिंग एंकर, पढ़े लिखे, वेरी बैलेंस, सब कुछ है आपका। असल में बात क्या है कि मैं आपके लिए वो करने को तैयार हूँ, लेकिन आप गारंटी दें कि आपको जो चलेगा कि जर्नलिज्म के अगेंस्ट वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को किया जा रहा है, तो वो फिर आपने हैंडल करना। मैं करूंगा सर, मैं शिबली साहब आई विल स्टैंड विद यू। कोई आके अगर ये कहता है कि जी ये आजादी इजहार राय पे हमला है या आजादी सहाफत पे हमला है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपका पूरा राइट है इनके सासे चेक करने का, इनके सोर्सेस चेक करने का, इन्होंने पैसा, इन्होंने या इनके फैमिली मेंबर्स के नाम किस तरह पैसा बना है, ये आपका बिल्कुल राइट है चेक करने का, आपको राइट है। मैं इसीलिए कहता हूं कि जो नवाज शरीफ एंड फैमिली है तो उससे हक तो बनता है। ठीक है, आपने पूछा था, ठीक है सर, मैं आपका सर पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। लेट मी टेक अ ब्रेक। जनरल साहब आस्क अ क्वेश्चन, एक ब्रेक के बाद उनको मौका देते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शिबली फराज साहब ने आज़ादी इजहार राय और सहाफ़त के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने एक उनको ऑफर दी कि आप पाकिस्तान के तमाम एंकर्स के तमाम एसेट्स जो हैं ज़रूर चेक करना शुरू करें और सबसे पहले आगाज़ मुझसे कीजिएगा। लेकिन इस दौरान जनरल साहब एक सवाल करना चाह रहे थे। जी जनरल साहब, ओवर टू यू। देखिए बात यह है मंसूर अली खान, मैंने ये नोट किया कि यहाँ पे अभी शिबली तो ये कह रहे थे कि जनाब ये हमसे ये मांगते हैं वो मांगते हैं, उससे हटके जब शहबाज शरीफ ने इनको मिसाक के मईशत की बात की थी, इन्होंने क्यों नहीं उस पर किया? वो तो करप्शन पे छुट्टी नहीं मांग रहे थे। हाँ। इसी तरह कोविड के ऊपर इसने बिलावल ने बात की और उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर आप लीड करें, प्राइम मिनिस्टर बन के हम आपके साथ हैं कोविड की फाइट के लिए। ठीक है सर। ये वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आपने अवेल करनी है।
जब आप वो अवेल नहीं करते तो बाकी सब कहानियां, उनका क्या फायदा? मुझे ये बताएं कि इनको क्यों नहीं इस पे काम क्यों नहीं मिलके किया? मियां जावेद लतीफ साहब, मियां जावेद लतीफ साहब, जी सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं शिबली साहब आता हूं सर, मैं अभी आपके पास आऊंगा। जी मियां साहब। मुझे बड़ी इज्जत है जनरल अमजद शुएब साहब की, मगर मैं इनकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या त्यारा हाई जैकिंग केस में जब नवाज शरीफ को सज़ा दी गई थी, क्या वो आइन कानून के मुताबिक थी? मुझे ये बताएं कि पनामा के बाद अकामा निकल आया, आइन कानून के मुताबिक था? मुझे ये बता दें जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो कुछ कहते रहे, क्या वो आइन कानून के मुताबिक नहीं बात थी? मुझे ये बता दें कि क्या जज जो अरशद मलिक हैं उनके जरिए जो सज़ा हमें दिलवाई गई, क्या वो जस्टिफाइड थी? और फिर मुझे ये बता दें कि क्या एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ JIT जो बनी उसमें इंटेलिजेंस अदारों के लोग भी शामिल किए गए, क्या आइन कानून के मुताबिक था? क्या व्हाट्सएप पे जो कमेटी बनती है वो भी जस्टिफाई है? और उसके बाद मुझे ये बताएं कि क्या जहांगीर तरीन साहब जब ये कहते हैं कि मुझे बलि चढ़ा दिया गया स्कोर बराबर करने के लिए और इमरान खान को जो है सादिक और अमीन करार देने के लिए, मुझे नवाज शरीफ को क्योंकि सजा मिली थी इसलिए मुझे बलि चढ़ाया गया, क्या वो जस्टिफाई था? और फिर मुझे ये आपसे पूछना है जनरल अमजद शुएब साहब कि जब 2013 में इमरान खान साहब कहते थे कि वोट चुराए गए और वो धांधली की गई, उस वक्त आपने कुछ कहा? फिर मुझे ये बताएं कि आज के प्राइम मिनिस्टर जो लगा दिए गए हैं वो फरमाते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने 2018 के इंतखाबात में फोन किया जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को, जो आर्मी चीफ है हमारे, उनको फोन करके बकौल इमरान खान साहब के, मैं नहीं कह रहा, आज के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो हार रहे थे और उसके बाद नताइज क्या आए? क्या ये मैं कह रहा हूं साहब को जवाब, सर शिबली साहब का राइट है, फिर उस पे वजाहत क्यों नहीं आती? सर शिबली साहब का राइट है, जवाब दे मुझे ये बताएं जनरल अमजद शुएब साहब, मैं मियां साहब टाइम का, सर शिबली साहब को जवाब देने दे प्लीज। के स्पीकर सर एक सेकंड सर शिबली साहब टाइम का, मैं शिबली साहब का जवाब आने दे सर। जी एक सेकंड सर, टाइम नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट आप दोनों से, जनरल साहब आपसे भी, मियां साहब आपसे भी, शिबली साहब को जवाब दें। मुझे जनरल साहब ये बता दें कि आज पंजाब असेंबली के स्पीकर ये कहते हैं कि हमारी जमात को तोड़कर PTI को बनाया गया। शिबली साहब को सर जवाब देने, आ गया सर, पॉइंट आ गया मियां साहब, पॉइंट आ गया सर। शिबली साहब को, शिबली साहब प्लीज, आज के पंजाब असेंबली के स्पीकर कह रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट प्लीज शिबली साहब को जवाब देने दे। क्या बात मैं गलत करता हूं? ठीक है सर, आ गया शिबली साहब को जवाब देने दे। पीपल्स पार्टी ने और इन्होंने एक नॉन कॉपरेशन का, ये जब हम कह रहे थे कि स्मार्ट लॉकडाउन हो तो ये कह रहे थे नहीं कंप्लीट लॉकडाउन हो। ये हमारे साथ NCOC की मीटिंग्स में बैठते थे जिसमें कि आपके कॉलीग्स भी थे। ये इससे खबर है कि जो चीफ मिनिस्टर भी होते थे सारे सूबों के, इन्होंने ये कमरों में एक बात करते थे और जब बाहर जाते थे तो हस्बे वो हमेशा जो है मुनाफिकत करके और दूसरी बात करते थे, मुख्तलिफ बात करते थे। ये जो अभी गंदम का भी बहरान है, आप कहते हैं इन्होंने एक दाना रिलीज नहीं किया, इन्होंने शॉर्टेज क्रिएट की और फिर वो सारी गंदम जो है तो अब कंट्री गई। इन्होंने दूसरी बात जो आपने कही है कि मईशत की वो मिसाके मईशत को तो तबाह आपने की है। हमें एक बंदा है जिसने कि इस मुल्क की मईशत को कत्ल किया है, आप कह रहे हैं कि उसके साथ जवाब दें, ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात ही नहीं हुई है मईशत की। इन्होंने क्या करनी थी, इनको किसी ने रोकना था? ये अपने पैसे वापस ले आए, इससे बड़ी कंट्रीब्यूशन हो नहीं सकती है। ये जो भी इन्होंने वहां पे असासे रखे हुए हैं, शहबाज शरीफ ने जो 22 अरब रुपए का जो उनके अकाउंट्स में से बरामद हुए हैं उनके चौकीदारों से, उनके घर के खानसामा से, उसका जवाब में आप कह रहे हैं कि ऐसे शख्स से जो है तो हम। जी जनरल साहब ओवर टू यू सर। जनरल साहब देखिए, पहली बात ये कि जो मियां साहब ने जो बातें की मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूं। ये ख्वाजा आसिफ के खिलाफ चार्जशीट है, ये उनसे पूछते कि क्या मियां साहब उन्होंने वाकई करवाई है ये इस तरह की कोई कोशिश? क्या वाकई वो जाली वोट उन्होंने करवाए या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको कुछ करके? ये ख्वाजा साहब से जरा पूछ लेना था, आपको पता लग जाता। और मियां उसने तो इमरान, बात सुने ना। अच्छा एक आज के प्राइम मिनिस्टर से क्यों नहीं पूछा जाता? बात तो प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, आपका साथी प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। पूछूं मैं ख्वाजा आसिफ से? हार गए तो आपके लिए इलेक्शन ठीक है, फैसले आपके फेवर में आए तो वो अदालत ठीक है।
लेकिन अगर तो आपकी पार्टी यार तो आप बात करते हैं, मैं तो कहता हूं मेरे लिए कोई सहूलतकार हो वो भी गलत है, आपके लिए हो सहूलतकारी तो वो भी गलत है। आप बात नहीं, इस तरह तो नहीं मुनासिब। अपनी पसंद के अंपायर तो नहीं खड़े कर सकते। आपने तो हर जगह पे अपने अंपायर खड़े किए हुए थे, हर जगह पे जो फैसिलिटेट कर सके आपकी करप्शन को। बहुत तो बहुत आप शुक्रिया जनरल रिटायर्ड मैं अमजद कहता शाह, हूं मियां ये- जावेद लतीफ साहब और शिबली फराज साहब आपका। नाज़रीन, इस पूरे टॉक शो को अगर आप यूट्यूब पे जाके दोबारा देखेंगे तो और सारी डिस्कशन को सुनेंगे, तब आपको समझ आ जाएगी कि दुश्मन हमारे ऊपर वार क्यों करता है। प्रोग्राम 2 द पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।